हाँ भाई राजकुमार, सही है सब कुछ। चलिए ठीक है। एक एक और नहीं आया यार तुम्हारा साथी यार, उसको लाओ यार, बताओ कहाँ छोड़े आए उसको हैं। चलिए, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? राष्ट्रपति। तो भाई राष्ट्रपति आपके कुछ दिनों से चल रहा है, और कहाँ तक पढ़ चुके थे? राष्ट्रपति। हम पढ़ रहे हैं संसद, और संसद के 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो राष्ट्रपति हमारा टॉपिक चल रहा है, और राष्ट्रपति में हम अनुच्छेद 55 तक पढ़ चुके थे। 1 मिनट का एक रिवीजन मार लेते हैं, 1 मिनट का रिवीजन मार लेते हैं। बताइए अनुच्छेद 52 में क्या है, स्पीड से बताइए। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और सबसे छोटा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 53 में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और इसको पूरा बोलो फिर, और आगे क्या लिखा हुआ है? जिसका प्रयोग यह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करेगा। ठीक है। इसके अलावा 53 एक बोला है अभी ये आपने, 53 2 में क्या लिखा हुआ है? सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में होगा। डिफेंस फोर्सेज का सुप्रीम कमांड, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में होगा। ठीक है। अनुच्छेद 54 बोल दो। राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान है। क्या प्रावधान है? कौन करता है इसका निर्वाचन? नहीं, पूरा बोलो इसको आप। हाँ भाई, ये लड़की बोलेगी। अनुच्छेद 54। हाँ हाँ, क्या है फिर उस निर्वाचन में? पूरा बोलो। संसद के दोनों सदनों के कैसे सदस्य? कुल सदस्य, निर्वाचित सदस्य? निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और ऐसे संघ शासित प्रदेश जिनमें विधानसभाएं हैं, जैसे दिल्ली और पांडिचेरी, उनके भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को निर्वाचित करेंगे या उसके चुनाव में भाग लेंगे। कौन कौन भाग नहीं लेंगे ये बताओ। वापस यही लड़की बता, कौन कौन भाग नहीं लेंगे? मनोनीत सदस्य नहीं लेंगे, और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक नहीं लेंगे। विधान परिषद के सदस्य लेंगे क्या? नहीं लेंगे। चलिए ठीक है। भारत एक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है कि नहीं है? है। इसकी भावना कौन से अनुच्छेद में पाई जाती है? 54 में। अनुच्छेद 55 में क्या है बताओ? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि? क्या विधि है? अप्रत्यक्ष रूप से, गुप्त मतदान के द्वारा होगा। कोई भी चुनाव चिन्ह का प्रयोग नहीं होता राष्ट्रपति के चुनाव में। नोटा का प्रयोग भी नहीं होता है, वेब जारी नहीं होता है। बहुत बढ़िया, शानदार। प्रस्तावक चाहिए, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, अब उसमें 3 फॉर्मूले हैं। एक निश्चित न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है, एक विधायक या एमएलए का मतमूल्य का निर्धारण होता है, और एक सांसद या एमपी के मतमूल्य का निर्धारण होता है। इन तीनों को बोल दो, और हिंदी सब्जेक्ट का होने के बावजूद भी अगर तुमने पॉलिटिकल के सवाल का जवाब दिया है तो इसका मतलब आईक्यू है, सिलेक्शन के चांसेज हैं। लेकिन अगर ये तीनों सूत्र बोल दिए तो कन्फर्म कर देंगे। अभी बोल दो। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ, कुल संख्या, यही तो बात खा गई। कुल नहीं, निर्वाचित सांसदों की संख्या। हाँ चलो। अच्छा, बाई चांस ये कुल संख्या वाला भी ऑप्शन होता है, निर्वाचित वाला भी होता, तो पहचान जाती क्या? चलो ठीक है, मान लिया सही है, तो पहचान जाती। ठीक है। अगला तीसरा, निश्चित न्यूनतम कोटा। ठीक है, डाले गए वैध मत बटे। शानदार, बढ़िया परफॉर्मेंस, हमारी तरफ से सेलेक्ट है। अब देखना यह है कि पढ़ती कैसे है। ठीक है। आईक्यू और पोटेंशियल नाम की एक चीज होती है, पोटेंशियल। किसी स्टूडेंट का ये आइडिया लग जाना कि ये सिलेक्शन लायक है भी या नहीं, इसको पोटेंशियल बोलते हैं। उसका एक आइडिया लगता है, एक रिफ्लेक्शन आता है। इसके बाद तो कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनमें पोटेंशियल है ही नहीं, तो चाहे वो 16 घंटे रोजाना पढ़ लें, कितनी भी साल पढ़ लें, पार नहीं पड़ेगी।
कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना कि भाई अभी मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन एक रिफ्लेक्शन आ जाता है कि पोटेंशियल है, कि जब इसको मौका मिलेगा, जब ये टाइम देगा, जब ये वर्कआउट करेगा तो काम बन जाएगा। चलिए, अनुच्छेद 55 यहाँ तक ही हमने आपको शायद पढ़ाया था। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे इससे आगे। अब देखिए आप आगे, अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि। हाँ जी, राष्ट्रपति की पदावधि मतलब कितने समय तक राष्ट्रपति अपने पद पर बैठेगा। अपने, अब इसको समझो, अब सारी चीज मैं बोर्ड पे तो लिखूंगा नहीं क्योंकि ये तो थ्योरी है अपने आप में। अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा। कितने वर्ष तक पद धारण करेगा? ठीक है। और मान लो 5 वर्ष हो जाए तो फिर अगले दिन भगा देंगे भाई, फिर क्या होगा? तब तक पद धारण करेगा जब तक कि आगे आने वाला उम्मीदवार पद ग्रहण नहीं कर ले। तो कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं होगा। वैसे तो सामान्यतः अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा, इलेक्शन पहले ही करवा लिया जाता है पहले वाले का, लेकिन तब तक पद धारण करेगा जब तक कि अगला उम्मीदवार पद ग्रहण नहीं कर ले। अगर समय से पहले वे अपना इस्तीफा देना चाहता है तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। समय से पहले अगर अपना इस्तीफा देना चाहता है तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा भाई। और उपराष्ट्रपति इसकी पहली सूचना किसको देगा? उपराष्ट्रपति इसकी पहली सूचना किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर को। यह बहुत बड़ा सवाल है और बार बार आता है कि जब राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है तो उपराष्ट्रपति इसकी पहली सूचना किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर को देता है भाई। ठीक है। अगर वो इस्तीफा भी नहीं दे रहा है लेकिन संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण कर रहा है, तब उसको पद से हटाने का प्रावधान है जिसको महाभियोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाभियोग। तो यहां पे गौर करिए, महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान कौन सी स्थिति में? जब राष्ट्रपति अपने कर्तव्य के निर्वहन में संविधान का उल्लंघन करे। यह सवाल बार बार आता है कि किस स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। एक खास शब्द है जिसको आपको याद रखना है, संविधान का उल्लंघन। संविधान का उल्लंघन, या एक शब्द और कह सकते हो आप, अतिक्रमण। ये शब्द पकड़ना है आपको। एग्जामिनर बार बार सवाल डालेगा और बार बार उसने पास्ट में सवाल डाला है, किस स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। पहले तो महाभियोग क्या है? राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। कहाँ पारित होता है? संसद के अंदर पारित होता है। किस स्थिति में लगता है? संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण करने की स्थिति में लगता है। अब यहां से आगे 2 सवाल और हैं। महाभियोग का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 56(2). कंसेप्ट सुधार लो अपना। संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन करने की स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है अनुच्छेद 56(2) में, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 में। यह है कंसेप्ट। महाभियोग का प्रावधान 56(2) में, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया मतलब किस तरीके से लगता है, ये अनुच्छेद 61 में। ये 2 सवाल हैं और स्टूडेंट बिल्कुल वैसे ही गलती करता है जैसे कि अभी आपने किया, क्योंकि महाभियोग शब्द आते ही उसके दिमाग में अनुच्छेद 61 भरा पड़ा है, बचपन से ही भरा पड़ा है। महाभियोग आते ही वो अनुच्छेद 61 टेकेगा। लेकिन एग्जामिनर अगर भाषा को बदल दे और वो ये भाषा डाल दे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में है, तो उत्तर क्या होगा? 61। राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण की स्थिति में महाभियोग का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में, तो क्या उत्तर होगा? और महाभियोग के संबंध में एक चीज और है, एक और है अनुच्छेद 361। 361(2) ये कहता है कि अगर संविधान का उल्लंघन लगाकर, संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाकर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, तो अनुच्छेद 361(2) के तहत वह इस आरोप के लिए
पुनरावलोकन का प्रावधान कर सकता है। मतलब ये राष्ट्रपति पर जो संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाकर महाभियोग चलाया जाता है, इसका पुनरावलोकन भी किया जा सकता है, राष्ट्रपति की इच्छा पे पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो ये प्रावधान 361(2) में है। तो फिलहाल मैं आपको ज़्यादा नहीं उलझाऊंगा, सिर्फ अनुच्छेद 56(2) और अनुच्छेद 61 के तहत ही अपन बात करेंगे। संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण करने की स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? 56। महाभियोग का प्रावधान, शब्द पकड़ना, समझ गए? महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान, प्रक्रिया प्रोसेस का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? 61 में। तो ये राष्ट्रपति की पदावधि है। तो दोबारा गौर कर लीजिए, पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा, लेकिन 5 वर्ष के बाद भी तब तक पद धारण करेगा जब तक कि आगे आने वाला उम्मीदवार पद ग्रहण नहीं कर ले। समय से पहले अगर अपना इस्तीफा देना चाहेगा तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है भाई। और मान लो वह इस्तीफा नहीं देता है और संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण करता है, तो फिर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रावधान है। और महाभियोग का जो प्रावधान है वो महाभियोग कहाँ पारित होता है? संसद के अंदर पारित होता है। तो महाभियोग का प्रावधान अनुच्छेद 56(2) में। लेकिन इस महाभियोग की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में है? किस प्रक्रिया के तहत महाभियोग पारित होगा? जो अनुच्छेद 61 में निहित है। समझ गए? संविधान का उल्लंघन करने की स्थिति में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? 56(2) यह कहता है कि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। ठीक है। लेकिन उस महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, ये बात कौन कहता है? अनुच्छेद 61 कहता है। ठीक है जी। अच्छा, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का प्रावधान। पुनर्निर्वाचन का प्रावधान। हाँ जी साहब, सवाल पहला तो डायरेक्ट यहीं गया। क्या भारत का राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है? हो सकता है, यहां तक तो क्लियर है। भारत के राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? 57 है। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है, इसके बारे में संविधान मौन है। ना तो ये लिख रखा कि कितनी बार हो सकता है कि भाई 2 बार, 5 बार, 10 बार, अनंत बार, ऐसा कुछ नहीं लिख रखा। तो यहाँ पे अपन को बड़ा सदके खेलना है। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? 57। ये जो हम बोलते हैं ना कि कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, ये व्यावहारिक शब्दावली है। मान लो सवाल ऐसा आ गया कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनर्निर्वाचित, संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है? संविधान के अनुसार, समझ गए? संविधान के अनुसार 2 बार, 5 बार, 4 बार, 1 बार, कितनी भी बार। और एक ऑप्शन आए कि इस विषय पर संविधान मौन है। तो मोस्ट करेक्ट आंसर क्या होगा? संविधान के अनुसार। तो संविधान के अनुसार तो कोई मौन है संविधान, उसने कुछ नहीं बता रखा। ठीक है। लेकिन व्यावहारिक शब्दावली है जो हम ये बोलते हैं ना आम बोलचाल में, भारत का राष्ट्रपति साहब कितनी बार बन सके कोई आदमी, तो ये क्या आम बोलचाल की शब्दावली है। लेकिन अगर एग्जामिनर ये सवाल डाले कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है, इसके संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो वहां आप इस ऑप्शन को पकड़ने का प्रयास करना कि इस विषय पर संविधान मौन है। अगर ये आया तो हमेशा आंसर होगा, और ये नहीं आया और फिर कोई ऑप्शन है कि भाई वो कितनी भी बार हो सकता है, तो फिर इसको आंसर मार देना। क्योंकि 1 बार, 2 बार, 4 बार करो, उससे ज़्यादा सही तो ये है ना कितनी बार हो सकता है। लेकिन अगर वो ये सवाल डाल दे कि संवैधानिक प्रावधान के अनुसार कितनी बार हो सकता है, तो संवैधानिक प्रावधान तो क्या है? संविधान मौन है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अभी तक केवल एक ही राष्ट्रपति हैं, राजेंद्र प्रसाद, जो 2 बार पुनर्निर्वाचित हुए हैं। मतलब पुनर्निर्वाचित तो 1 बार हुए हैं, मतलब 2 बार बने हैं। बाकी तो सभी राष्ट्रपति 1 बार ही बने हैं। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की अर्हता या पात्रता। राष्ट्रपति पद की अर्हता या पात्रता।
ये क्या चीज है भाई? नहीं, अर्हता किसको बोलते हैं? पात्रता को, ये काम जोड़दार है। अर्हता और पात्रता किसको बोलते हैं? आप तो ये मान लो कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी, न्यूनतम योग्यता और अर्हता में अंतर होता है वैसे। हालांकि कई जगह पे अर्हता और योग्यता को ओबलिग डाल के लिखा जाता है, लेकिन वो गलत है। अर्हता और पात्रता एक ही बात होगी, योग्यता और शर्तें एक ही बात हो सकती है। योग्यता और अर्हता में तो अंतर है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं। योग्यता और अर्हता में क्या अंतर है? योग्यता और अर्हता में ये अंतर है, जैसे मैं मेरे ही ऊपर एग्जाम्पल लेता हूं। बेसिकली मैं बीएससी, और बीएससी के बाद भाई जैसे बीएड और पॉलिटिकल साइंस से फिर एमए, फिर वो नेट, जेआरएफ, सेट वेट वो सब हो गए फिर तो बाद में, ठीक है। अब सेकंड ग्रेड एसएस की राजस्थान में भर्ती निकलती है 2011 में। किस चीज़ की निकलती है? सेकंड ग्रेड एसएस सब्जेक्ट की। आईएएस के मेरे अटेम्प्ट खत्म हो चुके थे, तो मुझे नौकरी की ज़रूरत थी, क्योंकि जब तक आईएएस दे रहे थे जब तक तो सोचते ही नहीं थे इन नौकरियों के बारे में। तो मैंने सोचा यार बेरोजगार नहीं हो जाए, कोई ना कोई नौकरी पकड़ लें। तो जगह निकली भाई साहब, ये सेकंड ग्रेड की जगह निकली। तो चूंकि आईएएस में मेरा जो ऑप्शनल था वो पॉलिटिकल साइंस और फिलोसफी रहा था, एक बार सोशोलॉजी भी रहा था, एक बार तो मैं पाली साहित्य भी ले बैठा था। खैर वो छोड़ो, खैर मैंने तो एंथ्रोपोलॉजी भी रख लिया था एक बार। पढ़ाई तो कई सब्जेक्टों पर की है। अच्छा, तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं ये एसएस वाला जो पेपर है इसको 2 मिनट में निकाल दूंगा। जैसे आईएएस की तैयारी जिस लेवल पे हो जाती है, तो एसएस सेकंड ग्रेड तो चुटकियों में जाता है। और मैं उसके लिए पढ़ा भी रहा था, लेकिन मेरे होश उड़ गए जब मैंने नियम पढ़ा कि आप भाई साहब अर्हता ही नहीं है फॉर्म भरने के लिए। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि एसएस का सेकंड ग्रेड का टीचर वही हो सकता है जो बीए और बीएड हो। और बीए में कम से कम एसएस सब्जेक्ट के जो ये आते हैं ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, इनके कम से कम 2 सब्जेक्ट भी होने चाहिए। और मैं क्या था, मैं बीएससी था। तो एसएस सेकंड ग्रेड का टीचर बनने के लिए मैं योग्य तो था, क्योंकि मेरे पढ़ाने से मेरे स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे थे, लेकिन अर्हत नहीं था। अर्हता और योग्यता का अंतर समझ गए? अर्हत नहीं था, योग्य तो मैं था, क्यों मेरे पढ़ाए हुए बन रहे थे। सरकार की नज़र में मैं अर्हत नहीं हूं, योग्य तो हूं, ठीक है। अर्हता जीवन में एक बार आती है और योग्यता आती है और जाती है। अर्हता क्या है? जैसे मान लो अभी आप फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो, तो आपको अर्हता क्या चाहिए? एमए बीएड। तो एमए और बीएड हो गए भाई। अब एमए बीएड तो जिंदगी में एक बार हुआ जाता है, हो गई भाई। अब तो जितने भी बार भर्ती निकलेगी फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अर्हत, ओके। योग्यता क्या है कि मान लो आप हिंदी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के अगर लेक्चरर बनते हैं, तो अगर आप पर वो सब्जेक्ट आ रहा है और आप बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हैं, तो आप योग्य हैं। और वहाँ जाने के बाद अगर मान लो आप सब्जेक्ट को छोड़ बैठे कतई और एक अक्षर नहीं पढ़ रहे, ना घर पे पढ़ रहे, ना स्कूल में पढ़ रहे, ना कहीं पे भी पढ़ रहे, तो आप अर्हत तो हैं लेक्चरर बनने के लिए, क्योंकि एमए बीएड है और परीक्षा क्रैक किए हैं, लेकिन उस पद को धारण करने के योग्य हैं क्या? नहीं है। ठीक ऐसे ही मान लो किसी टीचर या जो लेक्चरर या जो भी है वो, उसका एक्सीडेंट हो जाए और उसकी मेमोरी चली जाए, गायब, तो वो लेक्चरर बनने के लिए अर्हत तो है, एमए है, बीएड है, परीक्षा क्रैक किया है, नौकरी पाया है, लेकिन उस पद को धारण करने के योग्य है क्या? नहीं है। और थोड़े दिन बाद मेमोरी वापस आ जाए तो अब वो योग्य हो जाएगा। अगर बाई चांस उसका सही सलामत पूरा कंटेंट और कंसेप्ट वापस आ जाए तो वो योग्य हो जाएगा। तो अर्हता और योग्यता का मतलब समझ गए? एक दूसरा एग्जाम्पल और समझो। एक व्यक्ति एमए बीएड करके लेक्चरर बन गया, परीक्षा क्रैक करके, अर्हत था, बन गया, लेकिन स्कूल में जाने के बाद उसने आतंक मचा दिया भाई। लगातार दारू पी रहा है, बच्चों को डंडों से मार रहा है, मास्टरों से लड़ाई कर रहा है, और उत्पात मचा दी उसने पूरी तरीके से वहां पर। तो अर्हत तो वो है, सब्जेक्ट भी उसको आता है मान लिया, क्यों बहुत से जो बदमाश होते हैं उनको सब्जेक्ट भी आ जाता है, कोई बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन उस पद को धारण करने के योग्य है क्या? तो योग्यता एक परिवर्तनशील तत्व है, अर्हता एक बार आती है। अब इसको यहां पर कस के देखिए। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की अर्हता या पात्रता की बात करता है, तो इसमें 3 बातें हैं। पहला, भारत का नागरिक हो, देखो यहां एक कंसेप्ट क्लियर कर लो। भारत में नागरिकता प्राप्ति के कई प्रकार और कई आधार हैं, समझ गए? अगर कोई दूसरे देश की महिला भारतीय, सीमा हैदर नाम सुना होगा, ठीक है,
ऐसा कोई आप में से है जिसने सीमा हैदर की एक भी वीडियो नहीं देखी है अभी तक? कोई नहीं, सारे ने देखी है। पढ़ाई नहीं करते इसका मतलब, फालतू वीडियो देखते हो, ठीक है। जैसे मान लो सीमा हैदर को भारत सरकार, उसने यहाँ के लड़के से शादी कर ली, उसको भारत सरकार नागरिकता दे देगी, कभी न कभी दे देगी, क्योंकि अब तो ये वो थोड़ा सा मीडिया में ज़्यादा मच गया बवाल, तो सीमा हैदर भारत की नागरिक हो गई। अमेरिका का राष्ट्रपति वही बन सकता है जो अमेरिका में ही पैदा हुआ हो। तो भारत में नागरिकता के कई आधार हैं, जिनमें से एक नागरिकता तो उसको मिलेगी जो भारत में पैदा हुआ है, उसको मिल जाएगी। बाकी नागरिकता के कई आधार हैं, कोई दूसरे देश का आदमी यहाँ पे आवेदन करता है, उसको भी नागरिकता दे देते हैं, कई आधार हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक हो अगर ये लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह जन्म से ही भारत का नागरिक हो, समझ गए। किसी भी प्रकार का नागरिक अगर भारत का नागरिक बन जाता है वो व्यक्ति, तो राष्ट्रपति बनने के लिए पात्र या अर्हत हो जाता है। अमेरिका में क्या नियम है? जन्म ही कहाँ पे होना चाहिए? अमेरिका में होना चाहिए, ठीक है। अब सोनिया गांधी, मान लो कांग्रेस की कभी सरकार आ जाए, कल्पना करो, और सोनिया गांधी को राष्ट्रपति के रूप में यूपीए गठबंधन लेना चाहे, और बाई चांस उनकी सरकार और बाई चांस ये बन जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि वो कहाँ की रहने वाली हैं? इटली की रहने वाली हैं। जबकि अमेरिका में ये राष्ट्रपति नहीं बन सकती हैं, अमेरिका में वही राष्ट्रपति होगा जो अमेरिका में ही जन्म लेगा। अच्छा, दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और तीसरा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। देखो एक चीज समझ लो पहले तो, अर्हता में ये 3 चीजें हैं। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी करता हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ये 3 चीज याद कर लेना। एग्जामिनर सवाल पूछेगा, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति अर्हत होने के लिए कौन सा प्रावधान नहीं है? नहीं है तो 3 के अलावा जो चौथा ऑप्शन आएगा वो आपका आंसर होगा, समझ गए। इसके अलावा एक चीज और होनी चाहिए, जो पैराग्राफ बदल के आप अलग लिखोगे, किसी लाभ के पद पर नहीं हो। किसके पद पर नहीं हो? लाभ के पद पर नहीं हो। अब सुनो, लाभ के पद में क्या आता है क्या नहीं आता है। सबसे पहले तो लाभ के पद को परिभाषित करना किसका काम है? संसद का। एक चीज और सुन लो, संविधान में लाभ के पद की परिभाषा नहीं है, पहला कंसेप्ट। संविधान में लाभ के पद की परिभाषा नहीं है। जब मैं ये कहता हूं कि संविधान में लाभ के पद की परिभाषा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 1 से लेकर 395 के बीच में लाभ के पद की परिभाषा नहीं है। लाभ के पद को परिभाषित करना संसद का कार्य है। किसका कार्य है? संसद का कार्य है। संसद सदस्य निरर्हता अधिनियम 1959, संसद ने एक अधिनियम बनाया था। उस अधिनियम का नाम क्या था? संसद सदस्य। संसद सदस्य को सांसद बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? निरर्हता अधिनियम, निरर्हता अधिनियम 1959 के तहत लाभ के पद को परिभाषित किया गया। तो संसद सदस्य निरर्हता अधिनियम कहने का मतलब यह है कि संसद का सदस्य, निरर्हता किसको बोलते हैं? अर्हता मतलब पात्रता, और निरर्हता पात्र नहीं रहे कि वह व्यक्ति जो संसद का, अपात्र बोल दो, वह व्यक्ति जो संसद का सदस्य अर्हत नहीं होगा या संसद सदस्य बनने के लिए अपात्र होगा, उसके संबंध में एक अधिनियम या कानून 1959 में संसद ने बनाया। उसमें यह प्रावधान था, लाभ के पद की परिभाषा उसमें दी गई है, संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई? तो लाभ के पद को परिभाषित करने का कार्य किसका? संसद का, ठीक है। क्या लाभ के पद की परिभाषा संविधान के किसी अनुच्छेद में है? नहीं है। फिर अगला सवाल बताओ, जो कि 2010 में सेकंड ग्रेड की परीक्षा में आरपीएससी ने पूछा हुआ है। लाभ के पद का प्रावधान भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में या किस अनुच्छेद में है?
उत्तर बता देता हूं डायरेक्ट। अनुच्छेद 361 ख व अनुच्छेद 102, इन अनुच्छेदों में लाभ के पद का प्रावधान है। क्या चीज है भाई? लाभ के पद का प्रावधान है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड की परीक्षा में यह सवाल पूछा कि लाभ के पद का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो इनमें से कोई सा भी अनुच्छेद अगर आपके ऑप्शन में आ जाए तो वहां लाभ के पद का प्रावधान है। एक तरफ तो मैं ये बोल रहा हूं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लाभ के पद का प्रावधान है, और एक तरफ मैं ये बोल रहा हूं कि लाभ के पद की परिभाषा भारतीय संविधान में नहीं है। तो ये दोनों लाइनें तुम्हें विरोधाभासी लगती हैं क्या? कि एक तरफ तो कह रहे हो साहब परिभाषा किसी भी संविधान में है ही नहीं, एक तरफ कह रहे हो कि संविधान के इन अनुच्छेदों में लाभ के पद का प्रावधान है। तो कुछ बात हजम हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ जी, नहीं कैसे? करेक्ट 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 करेक्ट, तुम्हारे समझ में आई बात? हाँ भाई, तुम्हारे समझ में आ गई? नहीं आई? करेक्ट आंसर, प्रावधान है लेकिन परिभाषा नहीं है, जैसे कि पहले आई थी वो बात। तो लाभ के पद का प्रावधान भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में है? ख और 102 रट लेना, पेपर में आते हैं डायरेक्ट हिट मारेगा सवाल, ठीक है। लाभ के पद को परिभाषित करने का कार्य किसका है? संसद का है, ठीक है। निम्नलिखित में से सही और गलत कथन का चयन करें। भारतीय संविधान में लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है। ये सेंटेंस सही है गलत है? सही है गलत? परिभाषित नहीं किया गया है, सही है गलत है? अरे जब चेयर पे सराहना लगा के बैठोगे तो आधी खोपड़ी काम करेगी। अब ये यूनिवर्सल लॉ है, ये मान के चलना। अब बेड कई बार क्या अपन रिलैक्स मूड में घर में भी पढ़ते हैं ना, तो जैसे बेड लग रहा है, 2 तकिए और लगाएं पीछे, या टेबल कुर्सी पे कौन बैठेगा यार, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, ठीक है, एसी ऊपर चल रहा है, रिलैक्स मूड पे आ जाते हैं ना। तुम कभी भी देखना कि याद करने की जो कैपेसिटी है, एक तो आप जैसे जो 45 डिग्री कोण पे पड़ जाते हो ना, 45 नहीं, मुझे लगता है 135 डिग्री का कोण बनता है, ऐसे और ऐसे उस पर पढ़ के देखो और एक 90 डिग्री पे लेके देखो, ठीक है, तो अब ऐसे समझ में आएगा। तो भारतीय संविधान में लाभ के पद की परिभाषा नहीं दी गई है। ये मेरी लाइन सही है गलत है? सही है। भारतीय संविधान में लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है, तो संविधान में नहीं किया गया, इसको परिभाषित करना किसका काम है? संसद का काम है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में लाभ के पद का प्रावधान है? ठीक है, तो ये बात भी भाई यहीं पर ही है। हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 58, और अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की अर्हता या पात्रता का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? अर्हता और पात्रता। योग्यता और शर्तें अलग चीज होती है, जो कि अनुच्छेद 59 में है। योग्यता और शर्तें अलग चीज होती है, जो अनुच्छेद कौन से में है? 59 में। एक लाइन तुम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होगे कि एनसीईआरटी किताब पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, राजस्थान बोर्ड की पढ़नी चाहिए, ये सुनते आए हो ना तुम। देखो मेरे फंडे बिल्कुल दुनिया से नहीं आ रहे हैं भाई, तुम उन्हें मानना चाहे मत मानना। अब चल ठीक है, पढ़ना तो बढ़िया ही होता है, कुछ भी पढ़ लो। मैं तो ये कहता हूँ मत पढ़ो, तमाम गलत लिखे पढ़ें। अगर आप राजस्थान बोर्ड की, जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस पर चल रही हैं, 11वीं या 12वीं की पॉलिटी की किताब पढ़ोगे तो उनमें अनुच्छेद 58 और अनुच्छेद 59 के बीच में कोई अंतर ही नहीं किया गया है, वो एक साथ लिख दिया। अर्हता या योग्यता, ना 58 का अंतर है और ना 59 का अंतर है। अब बताओ ऐसी किताबों को पढ़ के जब कोई विद्यार्थी पेपर में बैठे और वहाँ डायरेक्ट सवाल आ जाए कि अर्हता कौन से अनुच्छेद में और योग्यता या शर्तें कौन से अनुच्छेद में, तो दोनों के बीच में डिफरेंस है कि नहीं है? और ऐसी एक आध गलती नहीं है, तमाम गलतियाँ हैं, ठीक है। मेरी तो अभी तक कोई परीक्षा पिटी नहीं देश में, जितनी भी ऑब्जेक्टिव टाइप देंगे नीचे से लेके आईएएस तक। ऑब्जेक्टिव टाइप में तो 100% रिजल्ट है, चाहे बिना पढ़े दिया, पढ़ के दिया, कैसे भी दिया। और मैंने कभी नहीं पढ़ी है एनसीईआरटी, राजस्थान बोर्ड। अरे आप टॉप लेवल का मटेरियल पढ़ लो ना, नीचे वाला तो अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं इनकी आलोचना नहीं कर रहा भाई, पढ़ना बुरा नहीं है, क्योंकि बहुत सारा पढ़ने के बाद ही हमें ये पता चलता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना चाहिए था और क्या पढ़ना चाहिए था, ठीक है। पढ़ना है तो पढ़ लो। वैसे तो जो हम पे सब नोट्स ही ना पढ़े जा रहे, तुम किताबन की बात कर रहे हो, ठीक है, देख लेना बाकी। तो राष्ट्रपति पद की अर्हता या पात्रता अनुच्छेद 58 में, ये 3 बातें याद करनी है। अब मैं बता देता हूं कि सवाल एग्जामिनर कैसे पूछेगा या कैसे पूछ सकता है या कैसे पूछा है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति पद की अर्हताओं में क्या शामिल नहीं है?
भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। क्या उत्तर आएगा? समझ गए? राज्यसभा। और यही 4 ऑप्शन जाएंगे उपराष्ट्रपति में। उपराष्ट्रपति में खाली लोकसभा की जगह राज्यसभा आ जाएगा। 35 वर्ष का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, दो तो सेम कंडीशन। तीसरी उपराष्ट्रपति में आएगा राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो अगर उपराष्ट्रपति का पूछा तो फिर क्या नहीं होना चाहिए? लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। और राष्ट्रपति पूछा तो राज्यसभा वाला नहीं होगा, ये होगा। तो यहां तक बात क्लियर? ये आपका अनुच्छेद 58। चलिए आगे बढ़ो। वैसे ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि लाभ के पद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है और क्या संविधान में लाभ के पद की परिभाषा है या नहीं है, समझ गए? और लाभ के पद में कौन आते हैं और कौन नहीं आते, बोर्ड सुन लो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, केंद्र का प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद केंद्र की, राज्यों में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य की मंत्रिपरिषद, ये सब लाभ के पद में नहीं है। ये लाभ के पद में नहीं है, समझ गए? लाभ के पद में वो आता है जो कोई वेतन प्राप्त कर रहा हो, जिसको कोई नियुक्ति का अधिकार हो, किसी को पद से हटाने का अधिकार हो, वेतन देने का अधिकार हो, वेतन पाने का अधिकार हो, वो लाभ के पद में है। सरकारी स्कूल में 4th क्लास भी जो बैठा हुआ है वो भी लाभ का पद है। नहीं नहीं नहीं, सुनो मेरी बात। लाभ के पद की परिभाषा से बाहर किया गया है उनको। संसद ने जो ये अधिनियम बनाया जिसमें लाभ के पद को परिभाषित किया गया, उनको लाभ के पद की परिभाषा से बाहर कर दिया। उन सबको ये मानियो तो मंत्री हैं। अब ये कितने बड़े दुर्भाग्य का बात है कि केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री लाभ के पद में ही नहीं है। अब इनको ये कहा गया है भाई साहब, इनका कार्य समाज की और जनता की सेवा करना है, ये लाभ के लिए नहीं है, ये तो सेवा के लिए आते हैं। आ रहे हैं ना सेवा के लिए। अब देखो चुनाव आने वाले हैं राजस्थान में, कई IPS कंपलसरी रिटायरमेंट ले लेके, आज महेश भारद्वाज एक IPS रिटायर्ड हैं, तो वो अभी अपने पोस्टर वगैरह लगवा रहे हैं अलवर में। तो आज मैं उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था, एक आध बार मैं उनसे मिला भी हूँ। ब्राह्मण समाज के प्रोग्रामों में वहाँ जाते हैं, तो ये भी आए थे एक आध बार, तो मेरी इनसे बात हुई। पहले मैं RS में हो गया, इनके पास भी पॉलिटिकल साइंस था, तो सब्जेक्ट पे बात हुई। तो 2-3-4 साल से आ रहे थे प्रोग्रामों में। तो मैं सोच रहा था कि भाई अच्छी बात, अगर एक IPS और CBI में भी रहे हैं, वहाँ रहे हैं और आ रहे हैं। तो बाद में इन्होंने कहा कि अब आज के इंटरव्यू में क्या आया है कि मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आया हूँ। IPS की नौकरी में भी हमको आदेश मानने पड़ते हैं, लेकिन सेवा का प्रॉपर मौका राजनीति में आके मिल रहा है। हमने मान लिया आप सेवा करना चाहते हो, लेकिन जितने भी ये नौकरियों को छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, ये सारे ही सेवा करना चाहते हैं क्या? एक आध दो सेवा कर ले, चार, इतने सेवा करेंगे तो देश चंद्रमा पहुंच गया तो ज्यादा सेवा हो जाएगी। ठीक, चलिए, कह रही मजाक की बात थी। ये अनुच्छेद 58 है। अनुच्छेद 59, देखो सुनिए, मैं जिन शब्दों को आपको पकड़ा रहा हूं उनमें कई बार तो किताबों में ही गलती है, शब्दों का बड़ा कंफ्यूजन है। तो 58 में तो आप पकड़ना अर्हता या पात्रता, और 59 में आप पकड़ना राष्ट्रपति पद की योग्यता या शर्तें। ठीक है जी, राष्ट्रपति पद की योग्यता या शर्तें। अब ये क्या चीजें समझिए। इनका मतलब ये है कि राष्ट्रपति का पद धारण करते समय, राष्ट्रपति का पद धारण करते समय संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि एक साथ दोनों पद नहीं होंगे, कि आप राष्ट्रपति भी बने बैठे हो और अलवर से विधायक भी बने बैठे हो, ये नहीं चलेगा भाई। या अलवर से सांसद बने बैठे हो और राष्ट्रपति भी बने बैठे हो। तो राष्ट्रपति का पद धारण करते समय संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये बात क्लियर होगी? चलो ठीक है। अब मैं आपसे अगली बात पूछता हूं। मान लो संसद या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने पद से इस्तीफा दिए बिना राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहे, पद पर रहते हुए, तो लड़ सकता है क्या? लड़ सकता है। ठीक है। अब मान लो चुनाव जीत गया, फिर उसके बाद क्या होगा?
जब वो अगर उसने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली तो राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही उसके सदन की सदस्यता रद्द हो जाएगी, जिस किसी भी सदन का है वो, चाहे संसद का है चाहे राज्य विधानमंडल का है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति का पद धारण करते वक्त कोई व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। फिर हम पैराग्राफ बदल के लिखेंगे कि संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य अपने पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव तो लड़ सकता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अगर उसने राष्ट्रपति के पद की शपथ ग्रहण कर ली तो उसके सदन की सदस्यता क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है। इसके अलावा पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, विकृत चित्त नहीं हो, ये सब इसी में आएंगे योग्यता में। अगर पागल हुआ, दिवालिया हो गया, विकृत चित्त हो गया, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया, गजनी फिल्म के आमिर खान बन गया, तो फिर वो राष्ट्रपति का पद धारण करने की स्थिति पर रहेगा क्या? उसके योग्य नहीं रहेगा। पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, विकृत चित्त नहीं हो। विकृत चित्त में सारी चीजें आ जाती हैं कि जिसका चित्त विकृत हो गया है, कंसंट्रेट नहीं है, तो वो आदमी राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं है। समझ गए? अब योग्यता और अर्हता के एक अंतर यहां पे भी है कि मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है कि भारत का नागरिक है, 35 वर्ष की आयु भी पूरी कर चुका है, ठीक है, और भाई 35 वर्ष की आयु पूरी करने के साथ साथ वो लोकसभा का सदस्य भी निर्वाचित होने की योग्यता रखता है, ठीक है, लेकिन अब दिल्ली में घूम रहा है और गोलगप्पे खा रहा है चौराहे पे खड़े होकर, आइसक्रीम खा रहा है, पान खा रहा है, सिगरेट पीता हुआ नेकर पहन के रोड पे घूम रहा है। तो अब तुम उसको कहे कि साहब तुम तो संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन, अच्छा संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन भी नहीं कर रहा, भाई मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य कर रहा हूँ, बताओ कौन सा काम नहीं किया तुम्हारा? तुम्हारी सलाह के अनुसार जो भी बिल पे साइन करने हैं उस पर करूँगा, सारी चीज़ें करूँगा। तो इस एक शब्द के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आ जाती है कि इस प्रकार का आचरण जो भारत का प्रथम नागरिक होने के नाते एक उम्मीद की जाती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर उस प्रकार का है तो फिर वो उस पद को धारण करने के योग्य नहीं है। ठीक है, तो सिंपल बात, अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद की योग्यता या शर्तें, संसद या राज्य विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, सदन का सदस्य होते हुए चुनाव तो लड़ सकता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण कर ली तो सदन की सदस्यता रद्द हो जाएगी। इसके अलावा पागल, दिवालिया, विकृत चित्त इस प्रकार का आदमी नहीं होना चाहिए। समझ गए? और वो लाभ का पद का जो प्रावधान आप अनुच्छेद 58 में पढ़ रहे थे ना, तीनों अर्हताओं के अलावा, वो लाभ की पद यहाँ पे भी आ जाएगा कि राष्ट्रपति का पद धारण करते वक्त केंद्र व राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर, कोई सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, इस प्रकार की नौकरी में नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति पद की शपथ। हाँ जी, किसके समक्ष शपथ लेता है? सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज समझो, जो मंत्री शपथ लेते हैं ना, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे केंद्रीय मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे राज्य का अन्य कोई मंत्री है, वह तो अपने पद और गोपनीयता दोनों की शपथ लेते हैं। किसकी शपथ लेते हैं? पद और गोपनीयता दोनों की शपथ लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति केवल अपने पद की शपथ लेता है, गोपनीयता की शपथ नहीं लेता। पहला कंसेप्ट तो यहां क्लियर करो, राष्ट्रपति अपने केवल पद की शपथ लेता है, गोपनीयता की शपथ नहीं लेता, जबकि मंत्री पद और गोपनीयता दोनों की शपथ लेते हैं। इसके अलावा यह सवाल आया हुआ सवाल है, संविधान तथा विधि,
संविधान तथा विधि के परिरक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण, ये तीनों शब्दों को पकड़ लेना। और एक और है जनता की सेवा और कल्याण। सेवा और कल्याण की शपथ लेता है। एक शब्द तो ये हो गया जनता की सेवा और कल्याण, संविधान का संरक्षण, संविधान का प्रतिरक्षण, संविधान का परिरक्षण। तो एग्जामिनर ने यह सवाल पूछा है कि राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी शपथ नहीं लेता है। तो ये तीन शब्द खास हैं, परिरक्षण, प्रतिरक्षण, संरक्षण। समझ गए? संविधान के या देश के विधि या कानून का संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण। और इसके अलावा चौथा शब्द है जनता की सेवा और कल्याण। इन शब्दों को पकड़ लेना, ये सवाल पास्ट में आया हुआ है और कभी भी आ सकता है। समझ गए? अनुच्छेद 61, में क्या है भाई बताओ? महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान। एक खास शब्द है प्रक्रिया। देखो अनुच्छेद 56(2) ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ महाभियोग का प्रावधान है। महाभियोग के द्वारा उसको पद से हटाया जा सकता है। समझ गए? उस पद से हटाने की या महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसेस क्या होगा, उसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? तो सवाल 3 बन गए। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग। महाभियोग का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? 56(2) रट लो। महाभियोग की प्रक्रिया या प्रोसीजर कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में। ठीक है। अब ये क्या है और कैसे लगता है? केवल एक ही कंडीशन है जिसके आधार पर लगता है। कौन सी कंडीशन? संविधान के अनुसार। कौन सी? संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण। संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण करने की स्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ जब महाभियोग लगता है तो उसका जो प्रस्ताव आता है वो सीनेट में आता है अनिवार्य रूप से। अमेरिका में वहां की संसद में 2 सदन है, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा में आता है, प्रतिनिधि सभा में। किस में आता है? प्रतिनिधि सभा में आता है। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ जब महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है, वो संकल्प जो लाया जाता है, वो संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रथमतः आ सकता है। तो एक एक पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर करते चलें। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग कहाँ आता है? महाभियोग का प्रस्ताव कहाँ आता है? संसद में आता है। कौन पारित करता है? संसद पारित करती है। प्रथमतः संसद के कौन से सदन में आता है? दोनों में से किसी में भी आ जाएगा। दोनों में से किसी में भी आ जाएगा। जो भी सदन ये प्रस्ताव लाएगा वह अपनी कुल सदस्य संख्या के 1/4 या 1/4। कितना भाई? कुल सदस्य संख्या के 1/4, 1/4 बोल सकते हैं इसको। 1/4 सदस्यों से हस्ताक्षरित संकल्प पत्र के द्वारा यह प्रस्ताव लाएगा महाभियोग का। तो यह संख्या बड़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों में से किसी भी सदन में आ सकता है प्रथमतः। और कितने सदस्य लेके आएंगे उस सदन के? 1/4, कुल संख्या के 1/4 सदस्य। समझ गए जी? वो प्रस्ताव लेकर आएंगे। इसके बाद उस प्रस्ताव पर उस सदन में बहस होगी। ठीक है। राष्ट्रपति जब भी संसद में प्रस्ताव चल रहा होता है तो स्वयं उपस्थित होकर या अपने किसी प्रतिनिधि को वहां पर भेजकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन मतदान की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता। मतदान की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता। समझ गए? अब मान लो ऐसा प्रस्ताव उस सदन के कुल संख्या के 2/3 बहुमत से पारित हो जाए। पारित कितने से होगा? कुल संख्या के 2/3 से।
देखो, कुल संख्या के 1/4 सदस्यों के द्वारा तो प्रस्ताव लाया जाएगा, लेकिन पारित होगा कुल संख्या के 2/3 से। यहां पर आप गौर कर लेना, जब कभी संविधान में 2/3 शब्द का जिक्र होता है तो राष्ट्रपति के अलावा अन्य स्थितियों में, बोलते हैं ना सामान्य बोलचाल में, विशेष बहुमत, 2/3 बहुमत से पारित, 2/3 बहुमत से पारित, तो वहां पर 2/3 बहुमत का मतलब है उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 और कुल संख्या का आधे से एक अधिक। उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3, ना कि कुल संख्या का 2/3। समझ गए? जब अपन ये बोलते हैं आम बोलचाल में कि 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो गया, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो गया, तो उसका मतलब है उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3, ना कि कुल संख्या का 2/3। समझ गए? तो कुल संख्या का 2/3 ज्यादा हो सकता है या उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 ज्यादा हो सकता है? कुल संख्या का ज्यादा होगा, क्यों? मैक्सिमम जो नंबर्स हैं उसका 2/3। उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले तो हो सकता है कम ही हो। जैसे राजस्थान विधानसभा में कुल संख्या 200 है और किसी दिन 150 आदमी गए वहां पे, और विशेष बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित करना है और 150 में से 140 ने वोट डाला। क्या उपस्थित तो थे 150, लेकिन उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले थे 140, तो उसका 2/3 और कुल संख्या का आधे से एक अधिक। तो कुल संख्या का आधे से एक अधिक मतलब 2 के अनुपात में 101 और उनका 2/3। दोनों कंडीशन जब पूरी होती हैं तो विशेष बहुमत मान लिया जाता है। ठीक है? लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ऐसी है कि जिसमें उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 नहीं चाहिए, कुल संख्या का 2/3 चाहिए। समझ गए? तो ज्यादा टफ है ना प्रक्रिया। तो यहां पर गौर करो कि जब महाभियोग का प्रस्ताव आता है तो कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्य लाते हैं, लेकिन जब वो पारित होता है ना सदन में, तो फिर कुल संख्या के 2/3 सदस्य उसको पारित करते हैं। इसके बाद वो दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा सदन आरोपों की जांच करवाएगा। दूसरा सदन आरोपों की जांच करवाएगा। भाई यहां पे एक चीज और है, दूसरा सदन आरोपों की जांच करवाएगा और इस जांच कराने की प्रक्रिया में दूसरा सदन उस जांच के लिए किसी न्यायालय या अधिकरण, मतलब इंग्लिश में ट्रिब्यूनल बोलते हैं उसको, न्यायालय या ट्रिब्यूनल की स्थापना कर सकता है। मतलब स्पेशली राष्ट्रपति के आरोपों की जांच के लिए ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल को हिंदी में अधिकरण बोलते हैं। कुछ न्यायाधीश बैठा के कि भाई इन आरोपों की जांच करो, दूसरा सदन न्यायालय या ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिकरण की नियुक्ति कर सकता है, जो राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच करती है। फिर मान लो ये ट्रिब्यूनल अगर गठित भी किया, नहीं हो सकता है नहीं भी करे, दूसरे सदन का पीठासीन अधिकारी दूसरे सदन का जो आरोपों की जांच कर रहा है, इस पूरी प्रक्रिया में पीठासीन अधिकारी की भूमिका निभाएगा और वही इस न्यायालय या ट्रिब्यूनल की स्थापना करेगा। अगर करता है तो हो सकता है नहीं भी करे, और मान लो करता है और ये ट्रिब्यूनल अपनी रिपोर्ट देता है जिसमें राष्ट्रपति पर लगे आरोप सही पाए गए, तो फिर उस दूसरे सदन में वोटिंग होगी और दूसरा सदन भी अपनी कुल संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कर देगा उस प्रस्ताव को। वही कुल संख्या तो दोनों में चलेगी। तो उस प्रस्ताव के दूसरे सदन में पारित होते ही राष्ट्रपति उसी क्षण पदमुक्त हो जाएगा। कई स्टूडेंट ये डिस्कशन करते हैं कि सब प्रस्ताव पारित होने से अगले दिन ना प्रस्ताव पारित होते ही मान लिया गया कि राष्ट्रपति अपने पद से हट गया है, बर्खास्त हो गया है, महाभियोग की प्रक्रिया पारित हो गई है उसके खिलाफ। समझ गए? अब यहां पर कुछ फैक्ट हैं जिनको पकड़ना है आपको। महाभियोग की प्रक्रिया विचाराधीन हो उस समय राष्ट्रपति अपने पद को धारण कर सकता है कि नहीं कर सकता? मतलब राष्ट्रपति को जो शक्ति और अधिकार दिए गए हैं उनका प्रयोग कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है, करेक्ट। महाभियोग की प्रक्रिया विचाराधीन हो उस समय राष्ट्रपति अपने पद पर बैठकर अपने शक्ति और अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। समझ गए? और महाभियोग का प्रस्ताव आने के बाद जब राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया तब वो दोबारा पुनर्निर्वाचित हो सकता है कि नहीं हो सकता? मतलब पुनर्निर्वाचन के लिए या दोबारा राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है?
इसके बारे में संसद मौन है, इसका मतलब मैं पढ़ा चुका हूँ ये टॉपिक, क्योंकि ये इतना सामान्य जवाब नहीं है जैसे तुम इतनी आसानी से दे जाओ। ये लाइन लिखा दी होगी, फिर मैंने कल ही तो लिखाई है शायद। यस, कंसेप्ट पकड़ लो। मान लो पेपर में सवाल आ जाए, अभी तक तो आया नहीं है लेकिन भविष्य में हो सकता आ जाए, कि महाभियोग का प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र होता है या नहीं, मतलब दोबारा चुनाव लड़ सकता है या नहीं। तो एक ऑप्शन आएगा लड़ सकता है, एक ऑप्शन आएगा नहीं, आजीवन नहीं लड़ सकता है, और एक ऑप्शन आएगा इसके संबंध में संविधान मौन है। तो उत्तर क्या होगा? इसके संबंध में संविधान मौन है। इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं है कि भाई लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता। अब ये पता कब चलेगा लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता? पहले तो कोई महाभियोग लगे इंडिया में, और फिर वो इलेक्शन के टाइम पे आए, जब फिर बहस छिड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में। समझ गए? तो अभी तक ना तो महाभियोग ही आया किसी के खिलाफ, और ना कोई ऐसी स्थिति आई कि भाई महाभियोग के बाद चुनाव लड़ने का मौका मिले या नहीं मिले। लेकिन संविधान इस संबंध में मौन है। और यहाँ पे गौर कर लो, महाभियोग की प्रक्रिया जब चल रही है, महाभियोग की प्रक्रिया जब चल रही है, उस समय राष्ट्रपति अपने पद पर बैठकर जिन कार्यों का संपादन कर देगा वो विधि मान्य होंगे, मतलब वो माने जाएंगे, और वो अपनी शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। यहां तक बात क्लियर? एक शब्द और बस लास्ट, महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये सवाल भी आया हुआ भाई RS प्री में। एग्जामिनर पूछता है कि महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है, पूर्ण न्यायिक, गैर न्यायिक, अर्ध न्यायिक, कैसी है? अर्ध न्यायिक। रट लो इस शब्द को, आए हुए सवाल है। अर्ध न्यायिक क्यों? न्यायिक तो ये इस संबंध में है, इस तरीके से है कि संसद न्यायालय की भांति काम कर रही है, क्योंकि उसको फैसला करना है किसी व्यक्ति के कार्यकाल का, तो न्यायालय की भांति काम कर रही है, डिसीजन दे रही है अपन। इस संबंध में तो न्यायिक है। लेकिन चूंकि संसद अपने आप में न्यायालय नहीं है, इस संबंध में यह अर्ध न्यायिक है कि है तो कार्य तो न्यायिक वाला ही कर रही है, लेकिन चूंकि असल में न्यायालय नहीं है, तो इसलिए यह प्रक्रिया क्या है? अर्ध न्यायिक है। यह राष्ट्रपति का महाभियोग है भाई। ठीक है, तो अनुच्छेद 61 तक हम पढ़ चुके हैं, और आज की क्लास का आपका टाइम भी हो चुका है। और ये जो चीज़ें मैंने आज आपको समझाई हैं इस वीडियो में, कल मैंने इनके पूरे नोट्स बनवा दिए हैं आपको। ठीक है, तो जो विद्यार्थी कल नहीं आए थे वो अपने साथियों से पिक ले जाओ मोबाइल में और नोट्स बना लेना। और या तो ये मेरा वीडियो है, इसको कोई भी व्यक्ति सुनते जाओ और नोट्स बनाते जाओ, सब कुछ हो जाएगा इसमें। ठीक है, ओके।